हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। उसमें हम पहले कर रहे थे मेथड ऑफ कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़ रहे थे। दो मेथड थे हमारे पास, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड और दूसरा था कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। पहला जो है हम लोग कर चुके हैं पहले की वीडियो में कवर। अब हम जो सेकेंड मेथड करने जा रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड, ये जो मेथड है कॉस्टिंग का, ये अप्लाई किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही चीज़ का बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है। एंड वेयर स्टॉक्स आर एक्यूमुलेटेड, जहाँ पर स्टॉक को इकट्ठा किया जाता है। एंड देन इट इज़ सोल्ड ऑन डिमांड लेटर ऑन, यानी पहले से ही क्या करते हैं लोग, सब कुछ बनाकर रख लेते हैं और जैसे ही डिमांड होती है वैसे ही उसको सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप 1 2 3 4 5 6 मैथड्स हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर 6 मैथड्स हैं। अब इन 6 मैथड्स के नेम याद रखने का जो फॉर्मूला है, या आप कह सकते हैं जो सिनोनियम है, वो क्या है, PSOOD कॉम। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, PSOOD.com। ठीक है, ये इस तरह से याद कर लो कि ये कोई वेबसाइट है जो कि कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन करती है। ठीक है, अब P से क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग, S से सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, O से ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट O वाला। और D से डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, COM का मतलब है कंपोजिट कॉस्टिंग और मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है, कंपोजिट कॉस्टिंग और मल्टीपल कॉस्टिंग। सो पहला हम करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर की जा रही है और वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरती हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, उसके 4 प्रोसेस हैं, चारों प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट के लिए बताया था। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में यही होता है कि 4 जो है अगर प्रोसेस से गुजर रही है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी एक पर यूनिट कॉस्ट एक प्रोसेस की भी निकाली जाएगी। ठीक है, एन आर्टिकल और प्रोडक्ट हैज़ टू अंडरगो 2 और मोर प्रोसेसेस फॉर रीचिंग द स्टेज ऑफ फिनिश गुड, यानी एक प्रोडक्ट को या फिर किसी एक आर्टिकल को कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जब वो जाकर एक फिनिश गुड तैयार होता है, जब वो जाकर एक फिनिश गुड की स्टेज पर पहुंचता है। द ऑर्डर और सीक्वेंस और प्रोसेसेस इज स्पेसिफिक एंड प्रीडिटरमाइंड एंड यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड आर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज। यहाँ पर जो ऑर्डर या सीक्वेंस जो चलता है प्रोसेस का, वो एज इट इज़ चलता है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहला जो हमारा स्टेप है उसकी जगह हम सेकेंड स्टेप को फॉलो कर लें, पहला स्टेप जो है वो पहला ही रहेगा। ठीक है, साथ ही प्री डिटरमाइंड प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। द कॉस्ट यूनिट इज़ पर आर्टिकल, कॉस्ट यूनिट क्या पर आर्टिकल भी हो सकता है, पर केजी, पर टन और सिमिलर अदर यूनिट्स। जिस भी तरह से यूनिट्स दी होंगी वही आप यूनिट्स मान लेंगे। अगर केजी में दिया है तो पर केजी निकालोगे, अगर टन में दिया हुआ है डाटा तो टन में निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सोप एग्जाम्पल है इस इंडस्ट्री के। मैन्युफैक्चरिंग सोप, इसको भी बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है सोप बनाने के लिए भी। और वेजिटेबल घी, पेंट्स एक्सेट्रा। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। ये जो मेथड है ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिफॉर्म हो एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक ही प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो, एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिंगल कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी निकाली जाती है। वेयर द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर आर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, ये वहाँ पर एप्लीकेबल होती है जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स के हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर असर्टेन्ड ग्रेड वाइज ही प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको निकाला जाता है। कॉस्ट पर यूनिट को जो है डिवाइड किया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ग्रेड
बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ दैट ग्रेड। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आए हैं उनको डिवाइड किया जाता है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ ईच ग्रेड को डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल से, ठीक है। ये जो मेथड है अप्लाइड होता है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइक जो कि माइनिंग करती हैं, फ्लोर मिल्स का काम है या स्टील वर्क्स का काम है, एक्सेट्रा। ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग को हम कन्वर्जन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन ऑपरेशन मेथड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज असर्टेन। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर, ऑपरेशन मेथड के अंदर मेनली, कि जो कॉस्ट होती है हर एक ऑपरेशन की वो डिटरमाइन की जाएगी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जिस टाइम पर प्रोडक्शन हो रहा होगा उसी प्रोसेस के अंदर निकाली जाएगी, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्ट मैंने बता दी, कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। ये जो मेथड है ये अप्लाइड होता है उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है और रिपीटेटिव नेचर का है, तो मतलब बार बार ही होगा, तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है मेथड। फिर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या है, दिस मैथड इज अप्लाइड टू दोज अंडरटेकिंग्स। ये मेथड उन अंडरटेकिंग्स अप्लाई करती है, वो अंडरटेकिंग्स अप्लाई करती है विच डू नॉट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो कि मैन्युफैक्चर नहीं करती गुड्स को, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज रेंडर करती हैं। लाइक ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवेज हैं, कैंटीन्स हैं, ये सारी कौन सी कंपनीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है कि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इन अंडरटेकिंग्स में लार्ज अमाउंट लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। आप कैंटीन बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज बना रहे हैं, उसमें भी आपको कितनी सारी ट्रांसपोर्ट्स लेने पड़ेंगे। हॉस्पिटल बना रहे हैं, बेड लेने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे। रेलवेज़ में तो और भी ज़्यादा खर्चा होता है। तो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कहें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लग जाता है इन देयर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट एम्प्लॉय लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू कैरी ऑन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जो कॉस्ट यूनिट है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे कंपनी पर पैसेंजर किलोमीटर और पर टन किलोमीटर, इसके हिसाब से चेक किया जाएगा कॉस्ट यूनिट। फॉर होटल पर रूम के हिसाब से, कैंटीन पर मील के हिसाब से और हॉस्पिटल में पर पेशेंट एंड सो ऑन। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाएगी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए भी, जो टोटल कॉस्ट होगी सर्विसेज की उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल यूनिट से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग से मतलब समझ में आ रहा है कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो मेथड है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट और अ कॉस्ट सेंटर इज़ टू बी असर्टेन। पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इस मेथड के अंदर, पहले तो कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो जो टोटल कॉस्ट होती है डिपार्टमेंट की उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल यूनिट से। कितनी टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर हुई हैं तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। फिर ये जो मेथड है गुड है फॉर कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए ऑफ द आइडेंटिकल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट की आइडेंटिकल कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट सेंटर बनाए जाते हैं। कॉस्ट सेंटर जो है कॉस्ट यूनिट को चेक करती है, जो कॉस्ट आती है पर यूनिट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है। वैसे यहाँ पर मेनली बात ये होती है कि जितने डिपार्टमेंट है ना उनको एक कॉस्ट सेंटर बना दिया जाता है जहाँ पर सारी कॉस्ट फाइंड आउट की जाती हैं। पर यूनिट कॉस्ट का मैंने बता दिया, टोटल कॉस्ट तो आपके पास निकल कर आ जाती है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जितनी भी कॉस्ट आई होती है टोटल कॉस्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग, जहाँ पर अगर हम मोर देन वन मेथड यूज़ करें एक साथ जोड़कर तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। इन प्रोडक्शन ऑफ रेडियो, रेडियो के प्रोडक्शन में, टेलीविज़न के प्रोडक्शन में, मोटर कार्स के या एरोप्लेन्स के प्रोडक्शन में, इनके प्रोडक्शन में समटाइम्स सारी चीज़ों को मिला दिया जाता है। तो इसकी वजह से इनको हम कह सकते हैं कि ये इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या इनका जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग होता है। सम आर बेस्ड ऑन वन मेथड, कुछ तो एक ही मेथड पे बेस्ड है लेकिन कुछ हैं जो डिफरेंट मेथड्स पे बेस्ड हैं।
एंड देन असेंबल, और फिर उनको असेंबल वगैरह किया जाता है, तो इसलिए इसको हम कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग के अंदर रखेंगे इनके प्रोडक्शन को। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। अदर एडवांटेज, फिर एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज, एडवांटेजेस टू कंज्यूमर, एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट, एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर। ठीक है, पहले हम एडवांटेजेस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। पहला है, इसी के अंदर पहला है प्लानिंग। प्लानिंग सबको पता है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है, और इसमें क्या क्या किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोसीजर्स देखे जाते हैं, मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है, बजट्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारा काम किसके अंदर किया जाता है, प्लानिंग के अंदर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो बजट्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करें, और फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है उसके साथ उसको कंपेयर करें। ठीक है, और कोई डेविएशंस या हम कह सकते हैं वेरिएंस आता है तो उसके लिए नेसेसरी एक्शन लें। तो प्लानिंग फंक्शन में ये हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज की वो ग्रुप्ड की जाती हैं इनटू फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द कॉस्ट ऑफ ईच फंक्शन इज असर्टेन्ड बाय द अप्लाइंग कॉस्टिंग टेक्निक्स, यानी हर एक फंक्शन का जो कॉस्ट है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग टेक्निक्स के द्वारा, और इसको एनालाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट प्रोसेस या फिर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाएगा। और फिर बाद में टू मेक देम यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी, उनकी इस तरह से उनको तैयार किया जाता है कॉस्टिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग कि बाद में ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी यूज़ किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन। ह्यूमन बींग्स आर गाइडेड मोर बाय इंसेंटिव्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो गाइडेड मोर बाय इंसेंटिव, यानी उनको अगर हम अच्छे से इंसेंटिव्स देते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको, चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, कुछ अफेक्शंस दे रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स को समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको अच्छे से मोटिवेट भी किया जा सकता है कि वो एफिशिएंसी के साथ काम करें। तो यहाँ पे वेरियस इंसेंटिव प्लान्स, बेच पेमेंट और सब कुछ बनाया जाता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग सब कुछ मेज़र करता है कि एक पर्सन को बेच प्लान्स के अकॉर्डिंग या इंसेंटिव प्लान्स के अकॉर्डिंग कितना पेमेंट मिलना चाहिए। ये जो है मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं टू डिसाइड हाउ बेस्ट द लेबर कैन बी मोटिवेटेड, कितने अच्छे से लेबर को मोटिवेट किया जा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर हेल्प करता है मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर भी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल ये देखता है इंश्योर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट टू अडॉप्ट द रेमेडियल मेजर्स टू प्लग द लूप होल्स बिफोर इट इज़ टू लेट। यानी कि कंट्रोल में हम क्या करते हैं, वही सारा काम होता है, स्टैंडर्ड फिक्स करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेज़र करना, ये सारे काम करते हैं। फिर अगर किसी भी तरह की लूप होल्स बच गए तो मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो वेरिएंस बच गए, तो रेमेडियल एक्शन लेना, रेमेडियल मेजर लेना ज़रूरी है, ना कि उससे पहले कि लेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल फंक्शन में आता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, उसकी टेक्निक्स हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, बजटरी कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये मेथड्स हैं जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग इनको कंट्रोल करने के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, बजट्स और स्टैंडर्ड सेटअप किए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, उसके बाद उनको कंपेयर किया जाता है बजट्स के साथ जो भी सेट हुए हैं, कोई भी वेरिएंस निकल कर आती है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास अदर एडवांटेजेस वाला। पहला है कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ये जो सिस्टम है ये एक गुड चेक रखता है, कंट्रोल करता है कि कितनी परचेजिंग हो रही है, कितना स्टोर हो रहा है मटेरियल, कितना इशू हो रहा है मटेरियल, इन सब पे एक कंट्रोल रखता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह से ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो पाती। द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, किस तरह से वेस्टेज हो सकती है मटेरियल की, स्पॉइल हो गया, एक्सेसिव स्क्रैप्स निकल गए। स्क्रैप्स का मतलब होता है जो बचा कुचा नॉर्मल वेस्टेज वाला जो माल होता है वो निकल गया, तो वो अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो वो भी आपको सामने आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, और फिर अगली बार पहले से ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करना कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से आसान हो जाता है, और काफ़ी हद तक कंपनीज जो है या मैनेजमेंट जो है कंट्रोल कर लेती है। इकॉनमी इन कॉस्ट,
कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स यहाँ पर अडॉप्ट किए जाते हैं विद ऑपरेशन रिसर्च कर और वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स को एनालाइज कर तो इसकी वजह से कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या करते हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे और क्वालिटी के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्वालिटी वही रहेगी जो पहले थी, बट अलग अलग तरीके के ऑल्टरनेटिव यहाँ पर देखे जाते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है प्लांट्स और मशीन का टू द फुल डिज़ायर्ड कैपेसिटी, जितनी उसकी डिज़ायर्ड कैपेसिटी है वो मेजर की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसका फुलर यूटिलाइजेशन होता है। किसी भी तरह से वेस्टेज और आइडल कैपेसिटीज़ यहाँ पर नहीं रहती, और रहती भी हैं तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आइडल का मतलब होता है कि फ्री या बच्ची कुची। ठीक है, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के हेल्प से क्या किया जाता है, पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इसमें क्या होता है, पहले तो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, फिर उन्हें स्टैंडर्ड को, वही सेम बात है, फिर उन्हें स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, फिर कोई भी वेरिएंस निकल कर आती है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक्सरसाइजेस इन्वेंट्री कंट्रोल एंड विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है, ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना, ये क्या करता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए जो पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं उनको बनाता है। ठीक है, विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे ये पता चल जाता है कि हर एक पीरियड में कितनी इन्वेंट्री यूज़ हुई है, कितना वेस्टेज हुआ है, हर चीज़ पता चल जाती है, कितना प्रॉफिट हो रहा है अगर हम उसको बना रहे हैं, या जो भी मटेरियल को परचेज वगैरह कर सेल कर रहे हैं, मतलब कितना सब कुछ प्रॉफिट या लॉस वगैरह निकाल लेते हैं हर एक पीरियड का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉस्ट कंट्रोल के लिए। कंट्रोल का पूरा प्रोसेस ही यही होता है कि हम पहले से स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, वही सारा प्रोसेस दोबारा से चलता है। तो कॉस्ट कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉस्ट कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब हम कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब प्रोसेस और कॉस्ट सेंटर एक्सेट्रा बिटवीन द टू पीरियड, दो पीरियड के बीच में भी हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की कॉस्ट को, या फिर हम जो हैं प्रीवियस पीरियड की भी कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरी फर्म के साथ भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल सके कि वो फर्म तो बहुत कम दाम में बना रही है ये प्रोडक्ट और हमारा जो है कॉस्ट ज़्यादा हाई जा रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए मेजर लिए जा सके। तो कॉस्ट कंपैरिजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ इन पॉलिसी डिसीजंस। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में उनकी इंटरनल पॉलिसी कैसी हैं, सेल्स की, प्राइस कितना फिक्स करना चाहिए, प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, या हम प्रोडक्शन जितना इंक्रीज़ कर रहे हैं उससे हमें कितना बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बताती है। नेक्स्ट है जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है वो हेल्प करती है चूज़ करने में बेटर ऑल्टरनेटिव को। दो ऑल्टरनेटिव आपके सामने रखे हुए हैं मैनेजमेंट के सामने, और बेटर ऑल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो यूज़फुल है एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ये जो सिस्टम है ये बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी वर्कमैन को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको एफिशिएंट बनाना चाहिए हर काम में। इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव प्लान्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए रेम्यूनरेशन के लिए, और प्रोवाइडिंग वेलफेयर अमेनिटीज़, उनकी वेलफेयर के लिए भी सोचना चाहिए। तो ये एडवांटेज देते हैं एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ की पूरी, जैसे मैंने बताया, इंसेंटिव प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सारा का सारा काम मोटिवेशन प्रोसेस में किया जाता है और जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को एडवांटेज मिलता है। फिर इन्होंने बोला कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट आ जाता है तो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, कॉस्ट के जितने भी रिकॉर्ड बने हुए हैं वो हेल्प करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने में। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं इससे, जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है कॉस्ट कंट्रोल, जिसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन होता है। कॉस्ट रिडक्शन हुआ तो उसकी वजह से कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कम प्राइस पर मिल जाती हैं, पर गुड क्वालिटी की भी मिल जाती हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये जो सिस्टम है ये यूज़फुल है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के डिसाइड करने के लिए कि स्टेट सब्सिडी कितनी रखनी चाहिए। टू इंडस्ट्री के लिए, एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट करने के लिए भी ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए होती है वेरियस डिटेल्स ऑफ कॉस्ट। क्यों चाहिए होती हैं,
क्योंकि उनको वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी होती है, लाइक टैक्स पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फाइनेंशियल पॉलिसी है, या फिर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है। इनको फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ वेरियस डिटेल्स की ज़रूरत होती है, और जो कि कहाँ से मिलती है, कॉस्ट अकाउंट से। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर को भी एडवांटेज होता है। जो बैंक्स हैं या अदर इन्वेस्टर्स हैं वो इनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है इन्वेस्टमेंट करना है अगर उनको कंपनी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, कंपनी की कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह सबको चेक करते हैं, और जब ये चेक करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी की पता लगती है, और उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आराम से ले सकते हैं। अब हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्ट accounting is a system of foresight and not of post-mortem. It converts the losses into profits, makes the activities dynamic and removes wastages. ठीक है, अब ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लाइन है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को किस तरह से हमें करना है, अटैम्प्ट किस तरह से करना है एग्ज़ाम टाइम पर, वो सब मैं यहाँ पर बता दूँगी। ठीक है, अब इस लाइन ने बोला क्या, देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक सिस्टम है फॉरसाइट का, यानी आगे देखने का, ना कि पोस्टमार्टम का। ये जो है लॉसेस को कन्वर्ट करता है प्रॉफिट्स के अंदर, और एक्टिविटीज़ को डायनेमिक बनाता है, और जितनी भी वेस्टेज है उनको रिमूव करता है। अब इस लाइन से डिस्क्राइब करो कॉस्ट अकाउंटिंग को। ठीक है, अब आपने कैसे लिखना है, ये जो अबव स्टेटमेंट है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, लिमिटेशंस रिफ्लेक्ट करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और एडवांटेजेस बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, अब हमने पहले ना इस लाइन के मतलब को बताना है, उसके बाद हमने एडवांटेजेस बताने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, और लिमिटेशन बतानी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस आपने वही बताने हैं जो भी मैंने कराए हैं, मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, आपके अदर एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़, ये सारे एडवांटेजेस आपने बताने हैं। लिमिटेशंस मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, अभी हम इस लाइन को डिस्क्राइब करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है, Postmortem means analysis after the completion of work and to identify the cause of result। इसका मतलब क्या है, एनालाइज करना, जब काम कंप्लीट हो गया, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, एनालाइज करना, जब काम पूरा हो जाए उसके बाद एनालाइज करो, इसका मतलब है पोस्टमार्टम। एंड टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ रिजल्ट, फिर निकालो कि रिजल्ट क्या आया है। अब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने ये कहा कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हर एक प्रोसेस पर कॉस्ट देखी जाती है, ना कि कंप्लीशन स्टेज पर। अब जब ही इन्होंने क्या बोला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग पोस्टमार्टम के लिए नहीं है, फॉरसाइट का सिस्टम है। ठीक है, यानी पोस्टमार्टम का सिस्टम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद कॉस्ट नहीं देखी जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। कब देखी जाएगी, जब कॉस्ट हर एक प्रोसेस पर देखी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या होता है कि जो भी रिजल्ट होता है बिजनेस का वो एट द एंड ऑफ ईयर बताया जाता है 31 मार्च को, एंड आफ्टर डेट ओनली पोस्टमार्टम इज़ पॉसिबल। यहाँ पर पोस्टमार्टम ही पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि पूरे साल का एक ही बार बता देंगे, उसी टाइम पे आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएंगे, बैलेंस शीट बन जाएगी, उसी टाइम पर आपके सारे अकाउंट्स बनेंगे 31 मार्च को ही। ठीक है, एट दैट स्टेज, उस स्टेज पे इट इज़ नॉट फिजिबल टू टेक रेमेडियल एक्शंस। जब वो अकाउंट बन गए तो उस टाइम पर आप रेमेडियल मेजर नहीं ले पाएंगे। टू चेक द लॉसेज और वेस्टेज, आपने वेस्टेज देख ली, लॉसेज देख लिया। वेयर एज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का फंक्शन यहाँ पर ही नहीं रुक जाता। कॉस्ट का फंक्शन जो है वो ये करता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट या सेलिंग प्राइस डिटरमाइन नहीं करता, बट वो क्या करता है, देखो आगे। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, जो कि हेल्प करती हैं फोरसाइटेड सिस्टम को अडॉप्ट करने में। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और जो बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स हैं, ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड को फिक्स्ड किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, मटेरियल का, लेबर का या ओवरहेड का। और बजटरी कॉस्टिंग की हेल्प से क्या किया जाता है, बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उन बजट्स और स्टैंडर्ड्स को
देखा जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है, अगर कोई वेरिएंस आया है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, यानी ये एक पूरा फोरसाइट प्रोसेस है। तो इसलिए कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टम है फोरसाइट का, ना कि पोस्टमार्टम का, यानी पूरे वर्क के कंप्लीट होने के बाद वो एक्शन नहीं लेगा, पहले से ही स्टार्टिंग करके चलेगा, स्टैंडर्ड फिक्स करके चलेगा। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट क्या था कि ये जो है यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो लॉसेस को कन्वर्ट करती है प्रॉफिट्स के अंदर, और डायनामिक एक्टिविटीज़ को डायनामिक करती है और रिमूव करती है वेस्टेजेस को। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द फैक्ट इज दैट टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन आर अडॉप्टेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जो टेक्निक्स है कॉस्ट कंट्रोल की और कॉस्ट रिडक्शन की वो अडॉप्ट की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मिनिमम और ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेल्स जो है वो डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, मिनिमम और ऑप्टिमम लेवल सेल्स का पहले से ही डिटरमाइन करेंगे, किस बेसिस पर? ब्रेक इवन बेसिस पर। और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस के बेसिस पर रेमेडियल मेजर्स लिए जाएंगे कि कंट्रोल कर सकें कि क्या कोज निकल कर आया है, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वेरिएंस के लिए, वेरिएंस क्यों निकल कर आया, उसके ऊपर कंट्रोल एक्शन लिया जा सके। इट ऑल रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ लॉसेज इनटू प्रॉफिट्स। कोई भी लॉस आया है तो उसको प्रॉफिट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, वो सारे मेजर्स कौन लेता है? कॉस्ट अकाउंटिंग लेता है। ये जो है हेल्प करता है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी एंड एबनॉर्मल वेस्टेजेस हैंस रिजल्ट्स इन प्रॉफिट्स। ये जो है एबनॉर्मल वेस्टेज ना हो जाए, किसी तरह की कोई जो अननेसेसरी वेस्टेज है वो ना हो जाए, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो भी लॉसेस अगर हो रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रॉफिट्स में। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट भी लिखी दिया है कि आपने एडवांटेजेस लिखने हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, एडवांटेजेस किसके लिखोगे? कॉस्ट अकाउंट के, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए हैं। अब लिमिटेशंस हैं कॉस्ट सिस्टम की। बेस्ड ऑन एस्टीमेट, ये जो है एस्टीमेट पर बेस्ड है। ये जो सिस्टम है ये बेस्ड है एस्टीमेट पर, और जो रिजल्ट है फिर एक्चुअलिटीज़ से, यानी जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट आता है, क्योंकि एक तरीके से एस्टिमेशन लेके चलता है, स्टैंडर्ड बना के चलता है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो अब सही होगा या आने वाले टाइम पर फ्यूचर में सही होगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड बेसिस एंड टेक्निक्स। ये जो है डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट बेसिस वगैरह लेकर चलता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो मटेरियल के डिफरेंट मेथड से प्राइस निकाले जाते हैं कि इशू ऑफ मटेरियल कितने प्राइस का होगा, वो सब अलग अलग मेथड से उनके लीफो मेथड है, फीफो मेथड है। जब आप आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रेम्यूनरेटिंग लेबर ऑन डिफरेंट बेसिस पर रेम्यूनरेट करता है लेबर को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंट क्लासीफाई किया हुआ है, समटाइम्स वो नहीं पता चल पाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को भी फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासीफाई किया हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, या आपके जो नॉर्मल लॉस है उनका बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है, यानी ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मेथड्स को लेकर चलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। स्टैंडर्ड्स कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड भी सबके अलग होंगे। फिर डेप्रिसिएशन और वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं वो भी अलग होते हैं, तो यहाँ पर इस वजह से प्रॉब्लम आती है कॉस्ट सिस्टम के अंदर। नॉन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम, ये कुछ आइटम्स को इंक्लूड नहीं करता। सर्टेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम व्हाइल दे आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ये कुछ आइटम्स इंक्लूड की जाती है, लेकिन यहाँ पर वो आइटम्स इंक्लूड नहीं होती। नो एप्लीकेबिलिटी इन ट्रेडिंग कंसर्न्स, ट्रेडिंग कंसर्न्स की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, यानी ये जो सिस्टम है ये एप्लीकेबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज रेंडरिंग बिजनेस यूनिट्स के लिए। सॉरी, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है, ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या बोला इन्होंने कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है एक टेक्निक है वेरिएबल कॉस्ट की, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लिया जाता है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और मार्जिनल टोटल कॉस्ट पे डिफरेंट आती है एक्चुअल टोटल कॉस्ट से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब ये वाला जो टॉपिक है ऑब्जेक्शंस वाला, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले मैं आपको वो करा रही हूँ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या क्या मेनली एक्सप्लेन करना है, उस दोनों जो आपकी दो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट के, दोनों पार्ट जो हैं वो एक्सप्लेन करोगे, एडवांटेजेस एक्सप्लेन करोगे और लिमिटेशन एक्सप्लेन करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो पहले मैं यही करा देती हूँ कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आपका। तो पहला है लैक ऑफ डिटेल्स ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल्स की डिटेल की कमी है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है
फेल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि वेरियस जॉब्स या एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी जो वैल्यू या क्वांटिटी है वो बताने में नाकाम है, यानी फेल्ड है। ठीक है। द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल मटेरियल, इन सब की भी कॉस्ट क्वालिटी वगैरह नहीं बताती फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नहीं है। स्क्रैप और स्पॉइलेज वाला काम, ये सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं है। ये काम इसकी वजह से, ये जो है लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इस वजह से ये वाले काम जो है सारे कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ठीक है। लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की एनालिसिस भी यहाँ पर नहीं है। ये जो है सिर्फ टोटल अमाउंट कितना वेजेस पे किया गया है एक साल के अंदर वो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वेजेस किस डिपार्टमेंट में, किस जॉब में कितनी पे की गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर बाद में कौन देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग देता है। इट फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेजेस पेड टू स्पेसिफिक जॉब, एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस, ओवर टाइम वेजेस फॉर आइडियल टाइम। यानी ये नहीं बताता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस भी नहीं बताता फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको, ओवर टाइम के वेजेस भी नहीं बताता कि मैंने कितने ओवर टाइम के वेजेस दिए हैं, आइडल टाइम के वेजेस भी नहीं बताता। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक ये भी लिमिटेशन है। ये जो है क्लासिफिकेशन नहीं करता है ओवरहेड्स की, ना ही उनको एनालाइज करता है। फाइनेंशियल डज नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस ओवरहेड, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स हो सकते हैं, एक्टिविटी वाइज हो सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज हो सकते हैं। तो ये किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन नहीं बताता ओवरहेड्स की, ना ही उनको एनालाइज करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर भी फेल है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कितने एक्सपेंस जो है ओवरहेड में है, नेचर वाइज बताने में कि वेरिएबल ओवरहेड है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, या डिपार्टमेंट्स के लिए, या जॉब के लिए, या किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, या फिर किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। तो ये काम फिर कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। यहाँ पर ये लिमिटेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक एडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के भी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड इट्स एलिमेंट, कॉस्ट की डिटेल भी नहीं बताता। ये जो है नहीं बताता कि कौन सी कॉस्ट किस जॉब से आई है, इस जॉब की कितनी कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट बता देता है। ये जो है ये भी नहीं बताता कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, वेरियस एक्टिविटीज़ की। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं बता पाता। ये जो है कंसिडर किया जाता है इनएडिक्वेट और मीनिंगलेस फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो उसके पर्पस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक मीनिंगलेस है और इनएडिक्वेट अकाउंटिंग है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि बिकॉज, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाए, इट डज नॉट रिकॉर्ड द कॉस्ट डाटा, ये जो है कॉस्ट डाटा को रिकॉर्ड नहीं करता एज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कॉस्ट, क्योंकि वेरियस कॉस्ट की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, यानी वेरियस कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं की जाती फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, जो कि किसके अंदर की जाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं ना, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सब एक्टिविटीज़ निकल आती है तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, मार्केट कंडीशंस क्योंकि बार बार चेंज होती है, तो इस वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सेलिंग प्राइस क्या रखें। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सेलिंग प्राइस को फिक्स करना एक डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिटेल्स ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन्स। यहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फेल हो जाती है प्रोवाइड करने में कि कितने नंबर ऑफ़ आवर्स वर्क किया गया है एक मशीन के द्वारा और कितने नंबर ऑफ़ आवर्स वो मशीन आइडल रह गई, यानी फ्री रह गई, उस पर किसी भी तरह का वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर चेकिंग ही नहीं है मशीन की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये प्रॉपर चेकिंग का काम नहीं करता, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग ने इसकी इस लिमिटेशन को भी सही किया। नो प्रॉपर चेक इज़ अप्लाइड टू रिड्यूस द वेस्टेज, कोई भी प्रॉपर चेक ही नहीं होता है कि हम किस तरह से वेस्टेज को रिड्यूस कर सके, मटेरियल अकरिंग एट द मशीन्स। ठीक है, वेस्टेज वगैरह भी किस तरह से रिड्यूस करें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता। फिर नेक्स्ट है नो डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की भी ये कोई डिटेल नहीं देता। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है कि कंट्रोल कर सके प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन को, जो अंडर प्रोडक्शन वो हैं कि प्रोडक्शन कम हो गया या फिर प्रोडक्शन ओवर हो गया।
ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन या कम प्रोडक्शन को यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है कि कंट्रोल किया जा सके। डेली, वीकली और मंथली प्रोडक्शन चार्ट्स यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किए जाते, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन एनालाइजिंग प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है डिस्क्लोज करती है ओवरऑल प्रॉफिट को कंसर्न के एज अ होल, लेकिन ये एक इट डज नॉट हेल्प इन एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। ये किसी भी तरह की प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को नहीं बताती, ये सिर्फ एक टोटल प्रॉफिट वगैरह बता देती है। ठीक है, सपोज करो एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ये जो है प्रॉफिट इसने डिस्क्लोज करा 70,000, बट इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू प्रॉफिट बाय ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट ने इसको कितना सेपरेटली इन्होंने डिटरमाइन नहीं करा कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा हर एक डिपार्टमेंट का 70,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। अब देखो, बट अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें, वहाँ से एनालाइज करें, मान लो ए डिपार्टमेंट में 75,000 का प्रॉफिट कमाया, बी डिपार्टमेंट में लॉस हुआ 30,000 रुपये का, और सी डिपार्टमेंट में 25,000 रुपये का, तो टोटल 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। अब अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग चले तो हम इसको बंद कर देंगे ना फर्म को, या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे कि हम इसके लॉसेस को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हम ना ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या बताया, सिर्फ ये बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक प्लान्स ईदर टू क्लोज द डिपार्टमेंट बी, या तो वो डिपार्टमेंट बी को क्लोज करें या फिर उसकी इम्प्रूव करें। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। नेक्स्ट है लिमिटेशन इन एनालाइजिंग एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी है डिपार्टमेंट की एंड द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड कैन बी जज्ड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है उसके हिसाब से एफिशिएंसी बता देते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा है, क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई है, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डाटा की वजह से नहीं है उनके पास प्रॉपर डाटा, तो किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी को रिवार्ड नहीं किया जाता और किसी भी पर्सन की इनएफिशिएंसी को पनिश नहीं किया जा सकता, जो कि यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। अगर किसी पर्सन ने अच्छे से एफिशिएंसी से काम किया है, ज़्यादा टाइम लेकर काम किया है, ओवर टाइम भी किया है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ढंग से काम नहीं किया तो उसको पनिश भी किया जाता है। डिफरेंट वेज होते हैं पनिश करने के लिए भी, वो किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं किया जाता। डेट्स वाई इसकी ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट है वो क्रूशियल डिसीजंस लेने होते हैं, उनको प्रोडक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, मेक और बाय डिसीजंस लेने होते हैं, प्लांट इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग लेने होते हैं। ये जो डिसीजंस है लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीवेंट एंड एडिक्वेट डाटा, रिलीवेंट और एडिक्वेट डाटा के अकॉर्डिंग, विच जो है फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो प्रोवाइड नहीं करता सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर नहीं देता, उसमें प्रोवाइड ही नहीं करता फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये काम फिर कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो सिमिलैरिटीज़ और ये सब मैंने लिख रखा है, मैं आपको बुक में से कराऊंगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सही से दे रखा है, तो मैंने इस वजह से इसके नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन अभी हम आगे का जो टॉपिक करेंगे वो हम ऑब्जेक्टिव से करेंगे स्टार्ट, जो कि हमने बीच में छोड़ दिया था, बिकॉज कि मुझे आपको सबसे पहले ये लिमिटेशंस करानी थी, तो हम पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।